हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, जो पॉलिटी के ऊपर आधार है, आर्टिकल। यानी कि महत्वपूर्ण जितने भी आज अनुच्छेद हैं, उसको हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारे संविधान में क्या है, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग और लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसमें क्या है, 395 अनुच्छेद को हम ओवरऑल सभी अनुच्छेदों को नहीं पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं उन सबको हमें पता होना चाहिए, तो हम केवल क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद को ही पढ़ेंगे। चलिए आज को शुरू करते हैं क्लास को। इसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि अनुच्छेद को क्या हमने सीरियल वाइज बिल्कुल याद करने के दृष्टिकोण से लिखा है। वैसे अनुच्छेद की कोई ट्रिगल है तो क्या है, वो टेम्परेरी होगी, इसलिए क्या हम सीधे रेगुलरली मतलब क्या सीरियल वाइज याद करते हैं। चलिए क्या क्या है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। इसमें क्या क्या कहा गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि कोई भी किताब हो उसका पहला पन्ना क्या बताएगा, वो उस किताब के बारे में ही बताएगा, यानी कि वो किसकी जगह पर लागू होगी और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि दूसरा अनुच्छेद कहता है कोई भी अगर नया राज्य भारत में प्रवेश करना चाहेगा तो किसके तहत आएगा, अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अगला आता है अनुच्छेद 3। अगला अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि अगर वर्तमान राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र है, अगर इसमें कोई पुनर्गठन करना है, जैसे कि महाराष्ट्र का पुनर्गठन हुआ था या गुजरात का कोई भी बड़ा राज्य है उसका अगर पुनर्गठन करना हो तो किसका अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3, यानी कि राज्य का पुनर्गठन। पुनर्गठन यानी कि वर्तमान राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो या सीमाओं का परिवर्तन करना हो तो किसके तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला था अनुच्छेद हमारा 5 से लेकर 11 तक, जिसको हमने एक ही में कर लिया है 5 से 11। इसमें क्या बताया गया है, नागरिकता। 5 से 11 में बताया गया है नागरिकता। दूसरे में क्या बताया गया था, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य। तीसरे में राज्य का पुनर्गठन, यानी कि वर्तमान राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3। 5 से 11 में बताया गया नागरिकता। अगला था अनुच्छेद 12। 12 से 35 में हमारा क्या दिया गया है, मूल अधिकार। 12 से 35 में मूल अधिकार में 12 में क्या बताया गया, 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा, यानी कि मूल अधिकार हमें किसके विरुद्ध प्राप्त हुआ है, तो किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। तो यहाँ पे 12 में क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा। इसमें कौन कौन आएगा, कोई भी भारत सरकार का कोई भी अधिकारी हो या कोई प्रधानमंत्री या जो भी है वो क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में बताया गया कोई भी ऐसी विधि, अगर संसद कोई भी ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो क्या होगी, उस मतलब उस सीमा तक शून्य रहेगी जितना कि मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती है। तो यहाँ पे क्या है, विधि क्या, मूल अधिकारों के अगर विधि कोई विरुद्ध, मूल अधिकार के विरुद्ध कोई अगर विधि है तो वो क्या अनुच्छेद 13 के तहत उतनी हिस्सा उसका शून्य हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि समानता का अधिकार। हमारे समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें दिया गया, 14 में। उसके बाद आता है हमारा 15। 15 में बताया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। इसमें बताया गया समानता के आधार पर, इसमें बताया गया कि किसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। बाकी अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, जैसे कि किसी भी नौकरी में है या फिर अगर शारीरिक मापदंड है तो उसके आधार पर विभेद किया जा सकता है, और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी विभेद किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 12 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगला था हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी अगर भर्ती होती है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला था हमारा 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि जो कहते हैं छुआछूत का अंत किसमें कहा गया, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में बताया गया छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 हमारा बताता है कि अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बताया गया है, अनुच्छेद 18 में बताया गया हमारा उपाधियों का अंत। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वर्तमान में उपाधियां धारण नहीं करेगा, जैसे कि राय बहादुर है, दयाराम है, राय बहादुर, राजा महाराजा, कोई भी बड़ी बड़ी उपाधियां जो होती हैं उसका क्या अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित है। हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अगला अनुच्छेद 18 उपाधि से संबंधित है, उपाधियों से संबंधित है अनुच्छेद 18। अगला था हमारा अनुच्छेद 19। 19 में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि 19 में बताया गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, क्या है, स्वतंत्र रूप से। लेकिन इसमें भी 19(1) के तहत बोलने का अधिकार है, लेकिन 19(2) के तहत कुछ सीमाएं भी दी गई हैं कि आप किसी भी मतलब इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि किसी की दूसरे की सम्मान या फिर देश की अखंडता या किसी विदेशी राष्ट्र के साथ संबंध में प्रभाव अगर पड़ता है तो उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 19 में 5 प्रकार की मुख्य रूप से स्वतंत्रताएं दी गई हैं।
पहली स्वतंत्रता है हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की, दूसरी सम्मेलन की, संचरण की, निवास की और वृत्ति यानी कि व्यापार या जीविका के लिए भी स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में ही दी गई है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि आर्टिकल क्या है 20। आर्टिकल 20 में बताया गया है कि आपका यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में बताया गया दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आपको अगर आपके ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 21। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर देखा जाए तो क्या है हमारा अनुच्छेद 21 है। इसमें बताया गया है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा अगर एक वाक्य में कहा जाए तो व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में ही बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद में था 22 कहा है कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से निरोध, यानी कि गिरफ्तारी से सुरक्षा निरोध, कुछ विधियों में गिरफ्तारी से निरोध। अनुच्छेद 22 में कहा गया कुछ विधियों में गिरफ्तारी से निरोध। उसके बाद में 23 अनुच्छेद 23 में चलते हैं। अनुच्छेद 23 में बताया गया बलात् श्रम पे निरोध, यानी कि बलात् श्रम क्या नहीं होगा, बलात् श्रम पे निरोध है। 24 में बताया गया बाल श्रम। 24 में किससे संबंधित है? बाल श्रम से, यानी कि बाल श्रम की रोक किसमें है? 24 में है। चलिए अनुच्छेद 25 में बताया गया किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बताया गया किसी भी धर्म को क्या है? धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। यहाँ पे धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें बताया? 26 में। 27 में बताया किसी भी धर्म पे कर नहीं लगाया जाएगा, धर्म पे धार्मिक कर नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद 27 बताया हमारा किसी भी धार्मिक कर की मनाही करता। अगला 28 कहता है किसी भी धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक सम्मेलन से संबंधित कौन सा हमारा? अनुच्छेद 28। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या है? एससी एंड एसटी के लिए विश्वविद्यालय, एससी एसटी के लिए विद्यालय की व्यवस्था है। और 30 में बताया गया एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अपना विद्यालय खोलना और उसे प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। अगला आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 32 में दिया गया। यानी कि अगर ऊपर के जितने भी अधिकार का अगर कोई उल्लंघन होता है तो आप किस अधिकार के तहत उन अधिकारों की पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से? हमारा 12 से 35 तक की अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो। अगला हमारा 36 में भी क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा ही बताई गई है, यानी कि 36 में राज्य की परिभाषा में लिखा गया है वही राज्य की परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में बताई गई है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें बताया सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद आता है 39A। इसमें बताया गया निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था 39A में बताई गई। उसके बाद हमारा 40 हमारा है नगर क्या है? हमारा पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद कौन सा? हमारा अनुच्छेद 40 है, पंचायतों के गठन के लिए। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 49 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति। 49 में बताया गया हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना किसका होगा? भारत सरकार का दायित्व होगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में बताया गया है क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बताया गया। अनुच्छेद 51 में बताया गया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था किसमें? 51 में। 49 में हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। 51A में क्या बताया गया? हमारे कर्तव्यों के बारे में बात कही है, कर्तव्यों। अनुच्छेद 51A में क्या बताया गया? कर्तव्य के बारे में बताया गया। 52 में बताया गया राष्ट्रपति, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में। 52 कहता है अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद 63 बताया उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति किसमें? अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 बोलता है महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद कौन सा? हमारा अनुच्छेद 76 होता है ना महान्यायवादी के बारे में। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 किसके लिए व्यवस्था करता है? संसद की व्यवस्था करता है। इसमें बताया गया संसद के बारे में। और ये हमारा अनुच्छेद 80 किसका? 80 हमारा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 80 कहता है हमारा राज्यसभा। अनुच्छेद 80 हमारा किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। अनुच्छेद 81 किसके लिए? हमारा लोकसभा के लिए है। क्या हमारा अनुच्छेद 81 क्या हमारा? लोकसभा के लिए। 80 किसके लिए था? हमारा राज्यसभा के लिए था। 81 लोकसभा के लिए। 82 में बताया गया कि राज्यों का
पुनर्गठन, यानी कि परिसीमन की बात किसमें कही गई? 82 में, यानी कि पुनर्गठन, परिसीमन, परिसीमन के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 82 में बताया गया। उस अनुच्छेद 100 हमारा कहता है गढ़पूर्ति से संबंधित। उसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 108। एक अगर कोई भी विधेयक आता है उसमें अगर सहमति नहीं बन पाती है तो क्या होगा? एक संयुक्त बैठक किसके तहत गठित की जाएगी? 108 के तहत, यानी कि संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की व्यवस्था किसके तहत की गई है? 108 के तहत हमारे संविधान में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। उसके बाद थोड़े से आर्टिकल बचे हैं। 110 में क्या बताया गया? 110 में बताया गया हमारा धन विधेयक। 110 के तहत हमारा क्या था? धन विधेयक। उसके बाद मतलब 112, 112 में बताएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए एक साल लिख देते हैं, क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जगह कम है तो हम सीधे बोल देते हैं। 112 के तहत हमारा बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद हमारा 124, इसमें क्या बताया गया? न्यायपालिका, न्यायपालिका का गठन किसके तहत होगा? 124 के तहत होगा। 131 में क्या बताया गया? 131 हमारा कहता है आरंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता कहता है कि एक राज्य और संघ या फिर 2 राज्यों के बीच में कभी विवाद होता है तो उसकी मूल अधिकारिता किसके तहत होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। उसके बाद आता है हमारा 148, इसमें CAG यानी कि हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके तहत है? 148। और हमारा महान्यायवादी किसके तहत है? 76 के तहत। अगला आता है हमारा 155। 155 में बताया गया राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल 155 किससे संबंधित? हमारा राज्यपाल से संबंधित है। 155 हमारा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के जो है मोहर लगे एक पत्र के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। उसके बाद आता है हमारा 243, हमारा किससे संबंधित है? पंचायती राज, यानी कि पंचायतों से और नगर पालिकाओं से संबंधित हमारा है 243। उसके बाद आता है हमारा 244। 244 हमारा किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 244A और 244A किसके लिए? 244 जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, 244A जो है केवल असम के लिए है। उसके बाद आता है हमारा 253 हमारा है कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत में लागू करनी है तो किसके तहत आएगी? 253 के तहत संसद उसको लागू कर सकती है। उसके बाद में आता है 262। 262 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी जल विवादों से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना तो किसके तहत आएगा? 262 के तहत होगा। उसके बाद में आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके तहत होगा? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हमारा 263 के तहत किया जाएगा, जो कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 3-4 बचे हैं, उसको देख लेते हैं। 279A किसके लिए है? GST काउंसिल के लिए। 279 किसके लिए? GST काउंसिल के लिए। GST काउंसिल के लिए हमारा कौन सा? 279A। उसके बाद बता रहा हूँ 280 हमारा है लोक क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग किसके लिए हमारा? 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग किसका के लिए अनुच्छेद कौन सा? हमारा 280 है। उसके बाद हमारा 301 क्या किसके तहत है? 301 में बताया गया है हमारा संपत्ति का अधिकार जो हमारा 31 में था वो हमारा 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद बचा हमारा 338 में बताया गया अनुसूचित जनजातियों के अधिकार के लिए क्या? अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग हमारा किसका है? अनुसूचित जाति आयोग हमारा 338 है। अनुसूचित जाति आयोग हमारा 338 है। और 338A हमारा अनुसूचित जनजातियों के लिए, 338B किसके लिए है? OBC के लिए है, यानी कि 338 हमारा SC के लिए है, 338A हमारा ST के लिए है और 338B हमारा OBC के लिए है। उसके बाद बचता हमारा 351 होता है हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए 351A है, 351 है। उसके बाद लास्ट बचता हमारा 368 क्या हमारा? संविधान संशोधन के संबंध में। अनुच्छेद 368 हमारा है संविधान संशोधन के तहत। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी संविधान संशोधन करना है तो 368 के तहत किया जाएगा। हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन की बात कही गई है। एक संशोधन है हमारा सामान्य बहुमत से, और कोई भी अगर सामान्य जो संशोधन करना है तो सामान्य बहुमत से, यानी कि आधे से एक अधिक संशोधन हो जाएगा, आधे से एक अधिक वोटों के साथ संशोधन हो जाएगा। और किसी महत्वपूर्ण मुद्दों का अगर संशोधन करना है तो 368 के तहत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्या है? तीसरा संशोधन होता है 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति। इसमें क्या है? जो है संघीय मुद्दे से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो हमारा 2/3 राज्यों 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। चलिए इसी के साथ हमने जितने भी हमारे अनुच्छेद हो सकते थे महत्वपूर्ण उन सबको कवर कर लिया है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।